चलो बच्चों, तो आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो दिस इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री. नाउ न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. बट क्या है कि ये थोड़ा सा इसको सेपरेटली पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं. कुछ तो बातें नेचुरली केमिकल काइनेटिक्स से ही हमें यहाँ पर बोरो करनी होंगी, लेकिन कुछ बातें भी हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हम नहीं भी सीखेंगे. तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आज हम करने वाले हैं. ये जो एक टर्म होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में विच इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके. विच इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके. तो आज हम शुरुआत करेंगे इस यूनिट की विद रेडियो एक्टिव डिके. और पहले तो समझेंगे कि रेडियो एक्टिव डिके होता क्या है, और उसके बाद ये समझेंगे कि इस रेडियो एक्टिव डिके का फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन से क्या इसका रिलेशन है. एक्चुअली बच्चों क्या है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर तो 1 होता है, और जो रेडियो एक्टिव डिके है वो भी फर्स्ट ऑर्डर ही होता है. बट रेडियो एक्टिव डिके एक केमिकल रिएक्शन नहीं है. तो फर्स्ट ऑर्डर तो है बट इट्स नॉट अ केमिकल रिएक्शन. इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम. तो समझेंगे जरा कि पहले तो रेडियो एक्टिव डिके समझते हैं और फिर उसको कंपेयर करके फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन से कंपेयर करते हैं. सो लेट्स बिगिन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और बच्चों इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ह्यूज है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट रेडियो एक्टिविटी सो मेनी टाइम्स. तो देखो बच्चों, समझना जरूरी है इसको. देखें. ओके, तो पहले देखते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके दरअसल क्या है, फिर काइनेटिक्स इसकी बाद में देखी जाएगी. रेडियो एक्टिव डिके, ये प्यारे बच्चों जो रेडियो एक्टिव डिके है इसको उसके कई सारे निकनेम हैं. जैसे सम यू कैन कॉल इट रेडियो एक्टिव डिके. इसी को आप कह सकते हैं न्यूक्लियर डिके. इसी का एक नाम हो जाता है न्यूक्लियर डिके. तो और करके लिख देते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर डिके. अच्छा, फिर इसी को रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन. रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन. ठीक. इसी को बच्चों न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं. न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन. मतलब एक पैटर्न आप ये देख रहे होंगे कि अगर हम डिके वर्ड का यूज करें तो जो डिके वर्ड है वो न्यूक्लियर के साथ भी डिके यूज कर सकते हैं और रेडियो एक्टिव के साथ भी डिके यूज कर सकते हैं. सो दिस इज आइदर रेडियो एक्टिव डिके or this is nuclear decay. Similarly, if we use this disintegration term, then it may be called as radioactive disintegration, या इसी को बच्चों हम लोग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं. अब ये जो डिके है इसका जो शाब्दिक अर्थ है, अगर हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इट इज क्षय, है ना. इसको बोलते हैं बच्चों क्षय या कम होना. और डिसइंटीग्रेशन है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को तोड़ देना. डिसइंटीग्रेट मतलब, इंटीग्रेट मतलब किसी चीजों को जोड़ना, एंड डिसइंटीग्रेट का मतलब हुआ तोड़ना, अलग अलग करना, सेपरेशन. तो ये जो डिके है जिसको कि क्षय कहेंगे हिंदी में, तो क्षय का मतलब हो गया, क्षय थोड़ा सा साहित्यिक शब्द हो गया. डिके का मतलब हो गया कि धीमे धीमे कम होना, खर्च होना, खत्म होना. और डिसइंटीग्रेट का मतलब हो गया तोड़ना. तो न्यूक्लियर डिके या रेडियो एक्टिव डिके का मतलब है कि समथिंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड. क्षय का मतलब हो गया कम होना, खर्च होना. तो अगर रेडियो एक्टिव डिके लिखा है या डिसइंटीग्रेशन लिखा है, मीन समथिंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड. कुछ कम हो रहा है, कुछ चीजें गायब हो रही हैं. तो क्या कम हो रहा है? तो देखो इसकी डेफिनेशन एक्चुअली कैसे लिखी जाती है.
इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है कि दिस इज अ प्रोसेस, जो रेडियो एक्टिव डिके है वो क्या है, दिस इज अ प्रोसेस in which comma an unstable atomic nucleus loses energy in the form of ionizing radiation. ठीक, तो क्या मतलब हुआ? देखो जरा इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर समझें। लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस, तो पहले तो यही बात गौर करने लायक है कि ये अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस का क्या मतलब है। बच्चों, अगर कोई स्टेबल न्यूक्लियस है तो वो कुछ भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा या उसका डिके होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो जैसा है उसी में मस्त है। जो चीजें अनस्टेबल होती हैं वही चेंज होती हैं, जो स्टेबल चीजें होती हैं वो तो चेंज नहीं होती। तो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस क्या करता है, एनर्जी को लूज करता है। अब कोई अगर एटॉमिक न्यूक्लियस, किसी एटम का न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल, इट मींस इट इज हैविंग अ इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, एनर्जी को लूज कर देता है, एनर्जी बाहर निकाल देता है। तो जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी वो स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते जाएगा। तो ये तब तक एनर्जी लूज करता रहेगा जब तक कि उसको एक स्टेबल सिचुएशन में वो ना पहुंच जाए। तो सवाल है, ठीक है सर, एनर्जी तो लूज कर रहा है तो कैसे करता है? So that unstable nucleus loses energy in the form of ionizing radiation. Sometimes you just see in some resources कि केवल रेडिएशन वर्ड भी लिखा रहता है, वो भी सही है। आयनाइजिंग रेडिएशन लिख दिया तो थोड़ा सा इसका वजन बढ़ गया, इसको और ज्यादा ताकत मिल गई। आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है? देखिए बच्चों, ये आयनाइजिंग रेडिएशन को समझते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज जस्ट एनर्जी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि अनस्टेबल जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो एनर्जी रिलीज करता है। रेडिएशन इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आयनाइजिंग रेडिएशन का ये मतलब होता है कि दिस एनर्जी इज सो हाई दैट व्हेन इट स्ट्राइक्स टू एन एटम इट कैन आयनाइज दैट एटम। या आप ऐसे कह लें कि ये एनर्जी, ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, दिस इज that much high energy when it strikes an atom, तो क्या कर सकता है, ये उस एटम को आयनाइज कर सकता है। आप ऐसा कह लें कि उस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो नेचुरली क्या होगा, वो जो है नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो वो जो आपका जिस एटम पर ये रेडिएशन स्ट्राइक किया उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। व्हाट इज आयनाइजिंग रेडिएशन? आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या है कि अ वेरी हाई एनर्जी रेडिएशन, it's a very high energy radiation such that when it strikes to an atom, comma, it can remove electron from that atom. ये थोड़ा सा कलर अप्रोप्रिएट नहीं है, थोड़े दूसरे कलर से लिखते हैं। चलो मैं व्हाइट से ही लिख देता हूं। इट कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट एटम
रिजल्टिंग इन इट्स आयनाइजेशन। तो उस एटम को ये क्या कर देता है, उस एटम को प्यारे बच्चों ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, ये कन्वर्ट कर देता है आयन में। उस एटम को ये कन्वर्ट कर देता है आयन में। दिस इज सो पावरफुल। तो अगर केवल रेडिएशन लिखा है, तो अगर आयनाइजिंग वर्ड है रेडिएशन में, तो उसका मतलब हो गया कि ये रेडिएशन में भी जो ताकतवर रेडिएशन है उसको रेफरेंस करने के लिए आयनाइजिंग वर्ड का यूज होता है। कुछ रेडिएशन बच्चों नॉन आयनाइजिंग भी होते हैं, मतलब दे आर नॉट दैट मच पावरफुल, बट दिस इज वेरी डेंजरस, दिस इज वेरी डेंजरस। और ये हमारे जो लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं उनके टिश्यूज के लिए बहुत ही डेंजरस है, सेल्स, बॉडी सेल्स के लिए बहुत डेंजरस है। अगर इसकी ज्यादा मात्रा आ जाए तो स्किन डैमेज हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है व्यक्ति की, इवन डेथ भी हो सकती है। आपने सुना होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटॉमिक बम, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो उस रेडिएशन के चलते कितने लोग मारे गए थे? कुछ नहीं था, वो रेडिएशन ही तो था, बट दैट वाज सो मच पावरफुल रेडिएशन दैट टुक थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ लाइफ, आई थिंक। ओके, तो ये तो बात हुई आयनाइजिंग रेडिएशन की। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या है, एनर्जी जो लूज होती है अनस्टेबल न्यूक्लियस से, दैट इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इट कैन आयनाइज सम अदर एटम। ओके, so this ionizing radiation, ये जो ionizing radiation होता है, ये क्या है कि this ionizing radiation poses health risk। आपने सुना होगा कि जापान में जो नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे, तो ड्यू टू दैट रेडिएशन अभी भी वहाँ के जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें थोड़े थोड़े डिफेक्ट्स रहते हैं, मतलब इतने दिन के बाद भी। सो दैट इज मेनली ड्यू टू दिस आयनाइजिंग रेडिएशन विच मस्ट बी स्टिल देयर इन, बहुत कम भी हो फिर भी बच्चों ये बड़ा डेंजरस है। दिस पोजेस हेल्थ रिस्क बाय डैमेजिंग टिश्यूज, बाय डैमेजिंग टिश्यूज एंड डीएनए। ठीक, ओके। अब बच्चों ये जो रेडियो एक्टिव डिके है, इस पर वापस आते हैं। ये तो बात हो गई कि ये एनर्जी को रिलीज करता है। इसको थोड़ा सा अगर हम एक डायग्रामेटिकली समझ लें तो और बढ़िया है। क्या होता है कि से दिस इज अ न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या है कि इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है। अब इस न्यूक्लियस ने क्या किया कि कुछ एनर्जी जो है अपनी रिलीज कर दी। से दिस इज अ न्यूक्लियस विच इज अनस्टेबल। तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिए तो वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। अब बच्चों ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज अ अनस्टेबल न्यूक्लियस, किसी भी एटम का हो सकता है। अब अनस्टेबल न्यूक्लियस का ये मतलब हुआ कि इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है, तो दिस इज हैविंग अ हाई एनर्जी। अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, मान लेते हैं इसका नाम है एक्स, इसका नाम है एक्स। अब इस अनस्टेबल न्यूक्लियस के साथ क्या होता है कि चूंकि ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक है और स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा कि एनर्जी रिलीज करके एक नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देगा, विच इज अ रिलेटिवली स्टेबल न्यूक्लियस। तो बच्चों ये जो नया न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, ये जो नया न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, इसको हम ग्रीन से दिखा देते हैं। सो दिस इज अ रिलेटिवली स्टेबल न्यू न्यूक्लियस, ये नया न्यूक्लियस हो गया। अब ये रिलेटिवली स्टेबल क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पर एनर्जी रिलीज हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज यहां पर क्या हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है।
तो जब इसकी एनर्जी रिलीज हो गई तो अब इसका जो एनर्जी कंटेंट था दैट इज लोअर एनर्जी, इसकी एनर्जी कम हो गई। अब एनर्जी रिलीज कैसे होती है? सो दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। अब ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, ये जो एनर्जी का रिलीज होना है, इसको हम थोड़ा और आगे डिटेल में करेंगे। सो दिस एनर्जी इज आयनाइजिंग रेडिएशन। तो ये जो रेडियो एक्टिव डिके है, तो 3 डिके बड़े कॉमन है। सो 3 मोस्ट कॉमन डिके आर, जो 3 मोस्ट कॉमन डिके हैं वो कौन कौन से डिके हैं? उसमें जो पहला है प्यारे बच्चों, जो पहला डिके है दैट इज नोन एज अल्फा डिके, दैट इज नोन एज अल्फा डिके। तो यहां पर क्या होता है कि न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, या उस एटम से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है और उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। हाँ, तो अल्फा डिके में क्या हो जाता है कि जो अल्फा पार्टिकल है इज disintegrated with एनर्जी के साथ साथ अल्फा पार्टिकल भी निकलता है। अभी हम लोग इसी टॉपिक में या इसी यूनिट में अल्फा डिके के बारे में और डिटेल में समझेंगे। अभी बस शुरुआत है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं बस, ताकि ये समझ आ जाए कि रेडियो एक्टिविटी दरअसल होती क्या है। यहां पर क्या है, जैसे ऊपर अल्फा पार्टिकल का डिके हुआ, वैसे यहां पर बच्चों बीटा पार्टिकल का डिके होता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल क्या है, तो थोड़ा होल्ड करना होगा हमें, क्योंकि अभी उसमें जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। इसको सेपरेटली करेंगे बच्चों एक लेक्चर में हम लोग। फिर गामा पार्टिकल है, तो गामा पार्टिकल या गामा डिके है, तो उसमें क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, उसमें गामा पार्टिकल का डिके होता है। ओके, अब ये तो रही बात किसकी, ये तो रही बात रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है। तो हमने ये समझा कि रेडियो एक्टिविटी जो है, उस रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स रिलीज होते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, उसकी एनर्जी कम हो जाए। उन पार्टिकल्स के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। अब अगर ये समझें कि क्या ये केमिकल रिएक्शन जैसा है, क्या ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन केमिकल रिएक्शन जैसा है, तो जवाब आएगा कि बिल्कुल नहीं, ये तो है ही नहीं सर। क्यों नहीं है? देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एटम के अंदर के चेंजेस की बात नहीं होती है। हाँ? जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हम करें से इस तरह से लिखा जाए कि से NH3 है और इस अमोनिया को हमें डिसइंटीग्रेट करना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। गौर से देखें प्यारे बच्चों, से दिस इज अमोनिया गैस, और इस अमोनिया गैस को हमें डिसोसिएट करना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो दिस इज अ केमिकल चेंज। व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज? क्योंकि एटम्स जो थे, जो नाइट्रोजन का एटम था, जो हाइड्रोजन का एटम था, उनके बीच के बॉन्ड्स टूटे। सो that breaking of bond results in 2 new molecules of nitrogen as well as hydrogen, या 2 new types of molecule, nitrogen and hydrogen। पहले एक ही तरह का मॉलिक्यूल था अमोनिया, अब आपके पास 2 नए मॉलिक्यूल हो गए। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। ये इस तरह के जो रिएक्शंस हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, जो भी आप कहें, केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं हुआ कि नाइट्रोजन का जो एटम है उसके अंदर कुछ चेंज हो जाए, या नाइट्रोजन का एटम नाइट्रोजन से बदलकर कुछ और हो जाए। ऐसा तो नहीं होता है। ये तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। मास कंजर्वेशन, POAC, ये सारी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये सारी चीजें अपहोल्ड रहती हैं फॉर एनी केमिकल चेंज। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को जो फॉलो करे वो बच्चों एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज है। उसमें एटॉमिक लेवल पे कोई चेंज नहीं होगा। नाइट्रोजन के जितने एटम्स यहां हैं उतने ही सामने भी होने चाहिए, हाइड्रोजन के जितने एटम्स यहां हैं उतने ही सामने भी होने चाहिए।
लेकिन बच्चों ये जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो ही नहीं करेगा। वहां तो कोई केमिकल चेंज है ही नहीं, इनफैक्ट वहां तो मॉलिक्यूल की बात ही नहीं है। वहां तो क्या हुआ कि केवल और केवल से नाइट्रोजन एटम है या कोई भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अनस्टेबल एटम होगा और वो अनस्टेबल एटम एक स्टेबल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां तो एक ही एटम है और दूसरा तो कोई है ही नहीं उसके साथ। तो ये जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है ये केमिकल रिएक्शन से एकदम डिफरेंट है बच्चों। तो लेकिन अच्छा चलो पहले इस बात को मेंशन किया जाए कि ये केमिकल चेंज तो कतई नहीं है। जैसे ये केमिकल चेंज हुआ तो प्यारे बच्चों हमें इस बात को जरूर अपने ध्यान में रखना होगा कि ये जो रेडियो एक्टिव डिके कह लें या डिसइंटीग्रेशन कह लें, रेडियो एक्टिव डिके इज नॉट a chemical change. This is not a chemical change or a chemical reaction, whatever you want to write. Fine, एक तो ये बात हुई। अब कोई कहे नहीं नहीं तुम ये सब बात जो हमें बता रहे हो केमिकल चेंज नहीं है, इसको थोड़ा सा जो है साइंस की परिभाषा साइंस की मदद से डिफाइन करो, ये केमिकल चेंज नहीं है। तो ठीक है सर डिफाइन कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो दूसरी बात यहां पर यह लिखनी होगी हमें कि जो रेडियो एक्टिव डिके है, जो रेडियो एक्टिव डिके है इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग बच्चों बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ये फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो। अब जैसे मास कंजर्वेशन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन आगे के जो भी लॉज होते हैं उन्हें फिर ये फॉलो नहीं करेगा, डजंट फॉलो। या इसको और थोड़ा सा अप्रोप्रिएट कर देते हैं, ऑल लॉज ऑफ chemical combination as well as POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को भी ये फॉलो नहीं करेगा। तभी ये बच्चों रेडियो एक्टिव होगा। ये जो रेडियो एक्टिव डिके है ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल्स हम लोग पढ़ते हैं विच गवर्न अ केमिकल रिएक्शन, उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करेगा। और मास तो कंजर्व रहते ही है यूनिवर्स में, तो मास कंजर्वेशन तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन एटॉमिक कंजर्वेशन और बाकी के जो लॉज हैं उनको ये फॉलो नहीं करेगा। तो दूसरी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई। अच्छा, तो जो पहला सेंटेंस है या पहला स्टेटमेंट है कि ये एक केमिकल चेंज नहीं है, उसका ये एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो ये जो रेडियो एक्टिव डिके है, और एक बात यहां पर ऐड कर लेते हैं बच्चों। रेडियो एक्टिव डिके में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल या एक आइसोलेटेड एटम का डिसइंटीग्रेशन होता है, कभी भी एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे। तो इस बात को भी हम यहां पर जरूर मेंशन करें दैट कि या ऐसा लिखते हैं कि एन आइसोलेटेड एटम अंडरगोस। अब आइसोलेटेड वर्ड थोड़ा सा गलत हो सकता है क्योंकि कई बार ये जो डिके है बच्चों ये मैन मेड डिके भी होता है, आर्टिफिशियल डिके भी कराया जाता है, आर्टिफिशियल भी चेंज होता है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि एन अनस्टेबल एटम, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो जब आर्टिफिशियल डिके होता है तो क्या करते हैं कि जो खुद से चेंज ना हो रहा हो तो उसको डंडा मार के चेंज कराते हैं, लाठी मार के चेंज कराते हैं। कैसे? एक अनस्टेबल एटम है लेकिन फिर भी जो है, या उतना अनस्टेबल नहीं है, अगर ज्यादा ही अनस्टेबल होगा तो खुद ब खुद ही डिके हो जाएगा, जैसे यूरेनियम है। अब मान लीजिए कोई जो है खुद से डिके नहीं होना चाहता है, कोई भाई स्टेबल है, अपनी दुनिया में मस्त है, तुम्हारा मन है कि नहीं इसको जो है चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? तब आप क्या करते हैं कि उसके ऊपर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल की बम्बार्डिंग करते हैं, जबरदस्ती उसको चेंज कराने के लिए। हाँ?
तो कोई भी एन अनस्टेबल एटम अंडरगोज रेडियोएक्टिव डिके, अंडरगोज रेडियोएक्टिव डिके। तो मैंने आइसोलेटेड वर्ड इसलिए हटा दिया क्योंकि अब रेडियोएक्टिव डिके अगर नेचुरल है तब तो आइसोलेटेड होगा। कई बार ये मैन मेड भी होता है, तो हम उस एटम के साथ साथ कुछ उसमें और बम्बार्डिंग करते हैं तब वो जाके चेंज होता है। ओके, सो एन अनस्टेबल एटम अंडरगोज रेडियोएक्टिव डिके, रेडियोएक्टिव डिके, फुल स्टॉप। This phenomena is not applicable for a molecule. मतलब ये जो रेडियोएक्टिव डिके है ये एक एटम के लिए डिफाइन है, उसके न्यूक्लियस क्या चेंज है, ये किसी मॉलिक्यूल के लिए नहीं होता है। तुम कहोगे CO2 का रेडियोएक्टिव डिके होने लगे, ऐसा नहीं है। अनस्टेबल एटम या अनस्टेबल न्यूक्लियस का रेडियोएक्टिव डिके होगा। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो इससे ये तो पता चल गया कि अब भाई अपना केमिकल चेंज तो ये पक्का नहीं है और ये कुछ अलग बात है। लेकिन एक बात यहां पर बड़ी अच्छी ये है, हमारी मदद हो जाएगी उस बात से। बात यह है बच्चों की जो रेडियोएक्टिव डिके है, भले ये केमिकल चेंज ना हो, फिर भी इसका जो काइनेटिक्स है वो फर्स्ट ऑर्डर रहता है। और इसके रिजल्ट्स भी उसी तरह से मिलते जुलते आते हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में पढ़े। तो इस सिमिलैरिटी से क्या होता है कि इस रेडियोएक्टिव डिके को समझना या उसकी पढ़ाई लिखाई, और प्रिसाइसली कहें उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर तो हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हुए हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो भले ही केमिकल रिएक्शन नहीं है, बट इट्स काइनेटिक्स फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर। चलो, सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट रेडियोएक्टिव डिके इज दैट radioactive decay follows first order kinetics. तो रेडियोएक्टिव डिके क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। दो इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, स्टिल जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है वैसे ही रिजल्ट्स हमें इस रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन या डिके के लिए भी मिलते हैं। तो इस बात को भी हम ऐड करें कि दो इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, still this decay process या this decay, या थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है, स्टिल ऐसे करते हैं कि स्टडी ऑफ this decay is similar to first order chemical reaction. बस बच्चों नॉमेनक्लेचर का फर्क है। जिस चीज को वहां राम कहेंगे उसी चीज को यहां श्याम कह सकते हैं। जो चीज वहां पर माता लक्ष्मी है वो यहां पर से रुक्मणी जी हो सकती है। तो नाम का फर्क है, बस काम एक ही है। So though it is not a chemical reaction, still a study of this decay is similar to first order chemical reaction with change of nomenclature.
विथ चेंज ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब जो नामावली है उसमें परिवर्तन के साथ हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलो तो ये बात तो समझ आ गई कि रेडियो एक्टिव डिके और फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की पढ़ाई एक जैसी है, बड़ी जान में जान आई, नहीं तो और एक नई चीज बढ़ जाती। अब थोड़ा दोनों को अगर इफेक्टिवली कंपेयर करें कि हमने जितने एस्पेक्ट्स फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में देखे उन सभी एस्पेक्ट्स को हम लोग रेडियो एक्टिव डिके में भी देखेंगे और जरा देखेंगे कि दोनों में ये जो नॉमेनक्लेचर है इसका क्या परिवर्तन है। तो स्टार्ट किया जाए भाई कंपैरिजन। ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स हैव 2 कॉलम्स और उसमें एक साइड हम लोग लिखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, एक साइड होगा फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन और जो दूसरा साइड है दिस विल रिप्रेजेंट्स रेडियो एक्टिव डिके। अब रेडियो एक्टिव डिके को अगर ठीक से समझना है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। तो सर वो कैसे जानेंगे? अरे वो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप तो पहले से ही जानते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पड़ी हुई है और उसका लेक्चर भी वो भी है। तो अगर किसी को उसमें डाउट हो तो अपना एक बार उसको रिवाइज कर लें। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन और रेडियो एक्टिव डिके को कंपेयर करते हैं। तो पहली बात हम लोग कर रहे हैं, जो फर्स्ट पॉइंट करेंगे इसमें, तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है वो एक केमिकल फिनोमिना है और जो रेडियो एक्टिव डिके वो एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। सो इट इज अ केमिकल फिनोमिना, it is a chemical phenomenon and it is a nuclear phenomenon। तो दोनों में तो बेसिक डिफरेंस है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। फाइन, अब देखते हैं सिमिलरिटीज कैसी हैं। नाम बदलते जाएंगे, काम एक ही रहेगा। जैसे पॉइंट नंबर 2, सो लेट्स सी, अगर एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल चेंज है, से ए से बी चेंज हो गया, तो इस रिएक्शन की बात करें तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक रेट कांस्टेंट आता है जिसको कि हम लोग के लिखते हैं। लेकिन अगर हम एक रेडियो एक्टिव डिके देखें तो अब यहां ए से बी चेंज ना करके कुछ और नाम लिख देते हैं, है ना। लेट्स से an unstable nucleus was X and it converted into a relatively stable nucleus Y. So this is also first order। ये भी बच्चों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है। लेकिन यहां जो K है उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है? रेट कांस्टेंट। और यहां पर रेट कांस्टेंट की जगह ले लेता है लैम्डा, एंड दैट लैम्डा इज व्हाट? लैम्डा इज नोन एज डिके कांस्टेंट। लैम्डा इज योर डिके कांस्टेंट। तो ये हो गया अपना लैम्डा, जिसके कि हम डिके कांस्टेंट कहेंगे। ये पहला चेंज हुआ नॉमेनक्लेचर का। लैम्डा का भी रोल बच्चों वही है जो कि रेट कांस्टेंट का रोल है। अच्छा ठीक है, तो डिके कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट में फर्क समझ गए। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। अब इस तीसरे पॉइंट में हम क्या करते हैं? रेट लॉ लिखते हैं। हम लोग सीखे थे ना रेट लॉ क्या होता है। तो रेट लॉ ऐसे लिखा जाता है, चूंकि यहां पर ए का कंजम्पशन हो रहा है तो वी रिप्रेजेंट इट एज माइनस डी ए बाई डी टी। और ये जो माइनस डी ए बाई डी टी हो जाता है, ये हो जाता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ 1। तो इस एक्सप्रेशन को नाम देते हैं रेट लॉ। और उस रेट लॉ में ये जो साइड है, दिस पोर्शन इज रेट, है ना। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ये हो गया रेट।
या रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। यहां पर चूंकि ए का कोफिशिएंट 1 है और अकेला ए ही है, तो यही रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगी और यही रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए हो जाएगी। एनीवेज, रेट जो है काम का जो हमें कंपैरिजन करना है, रेट वर्ड को हमें यहां पर चेंज करना है। अब बच्चों यहां पर जो रेट लॉ है, दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज व्हाट? दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज योर रेट लॉ। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? रेट लॉ। ओके, अब देखो यहां क्या चेंज होगा। यहां रेट वर्ड ही नहीं यूज होता है, यहां पर रेट शब्द का प्रयोग वर्जित है। यहां पर हम जो यूज करते हैं दैट इज एक्टिविटी लॉ। तो एक्टिविटी लॉ क्या होता है? वो ऐसे लिखा जाता है बच्चों, माइनस dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n टू द पावर 1। तो अब ये माइनस dN/dt क्या है? सो नाउ दिस टर्म इज एक्टिविटी। दिस टर्म इज एक्टिविटी। यहां पर जो काम रेट करता है या जिसे हम रेट के नाम से समझते हैं, जब रेडियो एक्टिव डिके में आते हैं तो उसको पलट के बोल दिया जाता है दैट दिस इज एक्टिविटी। अच्छा, फिर देखिए, अब ये जो ए होता है जिसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखा है, दिस ए इज व्हाट? ये ए हो जाता है एक्टिव मास। ये क्या हो जाता है? दिस इज योर एक्टिव मास। अब वो एक्टिव मास कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं आप, मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं आप, पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम रेडियो एक्टिव डिके में जाते हैं तो ये जो एन है ये एक्टिव मास नहीं है, ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एटम्स। जिस एटम का रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ये है ये एन। तो एक्टिव मास नहीं है बच्चों, ये सिंपल क्या है? ये है अपना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्लूरल हो गया न्यूक्लियाई, या आप नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट तो वही है जिस एटम का डिसइंटीग्रेट हो रहा है, जिस एटम का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑब्लिक एटम्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब डिसइंटीग्रेटिंग एटम, उसके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं एट टाइम टी। तो यहां पर ये जो मोल फ्रैक्शन या कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, वो सब झंझट नहीं है। यू नीड टू जस्ट आंसर अबाउट द हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, दैट्स इट। और वो एक ही एटम है, अब उसके से N0 एटम है कि 2N0 एटम है या क्या है, तो दैट डिफाइंस द एक्टिविटी। अब यहां पर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, दिस होल एक्सप्रेशन इज नोन एज रेट लॉ एंड हियर दिस होल एक्सप्रेशन इज नोन एज एक्टिविटी लॉ। तो अगर हम इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को इनक्लोज कर दें, सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर एक्टिविटी लॉ, सिमिलर टू हेयर। तो रेट को रिप्लेस कर दिया किसने? रेट को बच्चों रिप्लेस कर दिया एक्टिविटी ने। एक तो ये रिप्लेसमेंट हुआ, और दूसरा रिप्लेसमेंट क्या हुआ? दूसरा ये रिप्लेसमेंट हुआ दैट दिस एक्टिव मास इज रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। दिस एक्टिव मास इज रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे। हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, तो कहीं कहीं आप इसे नंबर ऑफ एटम्स भी लिखा देख सकते हैं, या कहीं कहीं आप इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी लिखा देख सकते हैं, बात बराबर है। सो इन दीज 2 पॉइंट्स हमने 3 बातें देखी। रेट कांस्टेंट की जगह आ गया डिके कांस्टेंट, रेट की जगह आ गई एक्टिविटी, और एक्टिव मास की जगह हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सो ये तो 3 बातें हो गई। ओके,
नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। अब ये बात समझ आ गई कि वहां पर रेट लॉ है और यहां पर एक्टिविटी लॉ है। अब इसके बाद चूंकि ए से बी बन रहा था, तो आपको याद होगा कि एक एक्सप्रेशन लिखा जाता था फर्स्ट ऑर्डर केमिकल चेंज में, दैट इज AT इक्वल टू A नॉट E टू द पावर माइनस KT। AT क्या होता था? AT होता था एक्टिव मास, और यू कैन से कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल A एट टाइम T। अब ये एक्सप्रेशन यहां पर थोड़ा सा इसका स्वरूप बदल जाता है। यहां ऐसे लिखा जाता है N इज इक्वल टू N नॉट E टू द पावर माइनस KT। यहां क्या लिखा जाता है? यहां लिखा जाएगा N इज इक्वल टू N नॉट E टू द पावर माइनस KT। तो नेचुरल सी बात है, ये मैंने देखिए मैंने एक थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर दी। दिस इज नॉट KT, दिस इज लैम्डा T, है ना, क्योंकि K की जगह तो किसने कब्जा कर लिया? लैम्डा ने। तो N नॉट E टू द पावर माइनस लैम्डा T। नाउ व्हाट इज दिस N? तो ये N हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जिसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा था एट टाइम T। तो एकदम सेम चीज है, क्योंकि एक्टिव मास को हमने रिप्लेस कर दिया है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से, तो सारे रिजल्ट्स में एक्टिव मास की जगह नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएगा। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट। नाउ कम टू द फिफ्थ। पांचवी बात क्या है? पांचवा पॉइंट क्या है? तो बच्चों जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है? अब फर्स्ट ऑर्डर केमिकल चेंज में आपको याद होगा कि हम लोगों ने T12 का फॉर्मूला भी पढ़ा था। सो दैट T12 वाज 0.693 डिवाइडेड बाई K। तो हम बोलते थे कि इन दिस टाइम इंटरवल व्हाट हैपेंस कि रिएक्शन ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हो जाता है या रिएक्टेंट आधा खर्च हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां भी T12 हो जाएगा। तो यहां पर T12 की वैल्यू क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये हो गया हाफ लाइफ पीरियड। बच्चों अगर आप में से किसी को भी ऐसा है कि फर्स्ट ऑर्डर का ही ज्ञान नहीं है सही से, तो यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द एंटायर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, देन यू कम टू दिस रेडियो एक्टिव डिके। क्योंकि जिस बात को हम रेफरेंस लेके पढ़ रहे हैं, रेफरेंस ही आधा अधूरा है या वही क्लैरिटी नहीं है, तो फिर इसमें तो फिर दिक्कत है ये बच्चों। एनीवेज चलिए अब बात करते हैं हम लोग सिक्स्थ की। सिक्स्थ पॉइंट। अब सिक्स्थ पॉइंट में क्या कर सकते हैं कि वो जो फर्स्ट ऑर्डर का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, इसी को लॉग लेके लिखते थे, तो वो लॉग लेके भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। तो वो लॉग लेके फॉर्मूला क्या लिखते थे? वैसे उसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चलो ऐड कर लेते हैं। तो लॉग लेके फॉर्मूला लिखा जाता था दैट T इज इक्वल टू 2.303 बाई K लॉग बेस में 10 और A नॉट बाई 80। तो आप इस फॉर्मूले को यहां पर कैसे लिख सकते हैं? T इज इक्वल टू 2.303 बाई लैम्डा लॉग बेस 10, और अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? अंदर हो जाएगा N नॉट बाई N। जस्ट सिमिलर है, कोई परिवर्तन ही नहीं है। बस क्या चेंज करना है? A की जगह कर देना है N प्यारे बच्चों, और K की जगह कर देना है लैम्डा डिके कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर देना है, एक्टिव मास को रिप्लेस कर देना है नंबर ऑफ न्यूक्लियस से। दैट्स इट, हो गया। ठीक, ओके। नाउ कम टू द सेवेंथ पार्ट। अब सेवेंथ जो रिजल्ट है जो हमें दोनों को कंपेयर करके लिखना है, तो वो रिजल्ट हम लोग बच्चों जब केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर, तब हमने आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि वहां उसका उतना यूज ही नहीं है, उसका कोई रोल ही नहीं है। सो दैट रिजल्ट इज एवरेज लाइफ। नाउ एवरेज लाइफ जैसा कोई टर्म हम लोगों ने यूज ही नहीं किया जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को समझे। तो यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां उसकी जरूरत ही नहीं थी। अब एवरेज लाइफ क्या होता है? अब देखो एवरेज लाइफ क्या होगा। तो यहां चूंकि एक
रेडियो एक्टिव डिके किसका होता है? एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होगा? जैसे एक अनस्टेबल न्यूक्लियस हो गया, या अनस्टेबल एटम कह लें, जो भी कहना चाहें, अनस्टेबल न्यूक्लियस, ये क्या होता है? स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल निकलते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, जिसी को हम इन कॉम्बिनेशन बोलते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, तो होता क्या है बच्चों कि ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है इसका तो दी एंड होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी फिनिश्ड, इसका तो काम तमाम होने वाला है, क्योंकि तो चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? कि स्टेबल न्यूक्लियस में। तो कई बार ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस ही सही, बताइए इसका जीवन कितना है, कब तक ये टिकेगा, कब तक बचेगा? एक समय तो आएगा कि इसको खत्म होना ही है, क्योंकि आप इसको डिसइंटीग्रेट करते चले जा रहे हैं। तो वही हो जाता है इसका एवरेज लाइफ, दैट इज द एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ क्या हो गया कि एवरेज लाइफ को लिखने का तरीका यहां पर है दैट टी एवरेज इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखी जाती है बच्चों 1 डिके कांस्टेंट। इसकी वैल्यू लिखी जाती है 1 डिके कांस्टेंट, या 1.44 टी हाफ। अब आपके मन में आएगा कि सर ये जो आपने हमें पढ़ाया था कि फर्स्ट ऑर्डर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो तो इनफाइनाइट टाइम लगता है उसको समाप्त होने में, तो यहां भी इनफाइनाइट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फिर भी एवरेज लाइफ करके एक टर्म और यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम लोग क्वेश्चंस में कई बार यूज हो जाता है बच्चों, तो दैट इज टी एवरेज। और टी एवरेज की वैल्यू क्या हो जाती है? 1/λ। अब 1/λ को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 1.44 टी हाफ। आप इसको बच्चों प्रूव भी कर सकते हैं आराम से। देखो कैसे, ये जो एवरेज लाइफ का फॉर्मूला 1.44 टी हाफ है, ये क्यों लिखा गया? देखो इसका प्रूफ देख लो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग हाफ लाइफ लिख रहे थे, तो हाफ लाइफ हम लोगों ने लिखा था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो अब हमें क्या करना है कि 1.44 टी हाफ देखना है। तो अगर आप 1.44 टी हाफ करिएगा तो 1.44 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 में, तो ये ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा। तो यही हो जाता है 1/λ। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो एवरेज लाइफ है किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस का, वो उसके डिके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। दैट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द डिके कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1.44 टी हाफ। इट्स वैल्यू इज 1.44 टी हाफ। ये चूंकि थोड़ा नया है हमारे लिए, इसलिए इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब कोई कहे कि ठीक है सर, अब एवरेज लाइफ इसके लिए लिख रहे हैं तो पड़ोसी के लिए भी लिख दीजिए। लिखने को लिख सकते हैं, बट उतना कोई विशेष उसका यूज नहीं है। तो अगर हम यहां पर एवरेज लाइफ लिखेंगे, यानी टी एवरेज लिखना चाहें किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, सो दिस वुड बी 1/k, और यहां भी ये 1.44 टी हाफ हो जाएगा। यहां भी ये 1.44 टी हाफ हो जाएगा। बट एवरेज लाइफ इस टर्म का यूज, जो मेनली इसका सिग्निफिकेंस है बच्चों, वो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में ही होता है। केमिकल रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, फुल लाइफ, इस तरह के टर्म्स का यूज होता है। एनीवेज, तो ये तो एक बात हो गई। सो दिस वाज द 7th कंपैरिजन। ठीक, अब एवरेज लाइफ से जुड़ा हुआ या उसी का एक एक्सटेंशन है, वो बड़ा काम का है, वो भी कई बार पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में। वो क्या है? उस सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं, हमें याद रखना होगा दैट परसेंटेज डिकम्पोजिशन in one average life.
सो दिस इज इक्वल टू 63%. वही बात यहां भी एप्लीकेबल है, दैट परसेंटेज डिकम्पोजिशन in one average life, this is again 63%. अब ये 63% डिकम्पोज हो गया एक एवरेज लाइफ में. ये होता है एक एवरेज लाइफ. तो एवरेज लाइफ को आप उससे एकदम भी भ्रमित ना हो कि एवरेज लाइफ का मतलब हो गया किसका जीवन कितना लंबा है. एवरेज लाइफ बस एक साइंटिफिक टर्म है जो हमें यह बताता है कि एक एवरेज लाइफ में हमारा जो डिकम्पोजिशन है डेट इज 63%. आप इसको आराम से प्रूव भी कर सकते हैं. अच्छा, इसी को पलट के भी लिखा जा सकता है. कैसे? इफ दिस मच अमाउंट इज डिकम्पोज देन व्हाट इज रिमेनिंग, यू जस्ट सब्ट्रैक्ट इट बाय 100. तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी सेंटेंस को दूसरे अर्थों में ऐसे भी लिखा जा सकता है दैट रिमेनिंग number of nuclei या remaining number of atoms after 1t average, एक एवरेज लाइफ के बाद कितने एटम्स या कितने न्यूक्लियाई रिमेनिंग रहेंगे. सो यू विल आंसर दैट दिस इज 37%. तो ये 37% क्या है कि आपने 100% में 63% तो डिकम्पोज हो गया, तो जो रिमेनिंग है वो 37% हो गया कंप्लीट. चलिए, नाउ वी कैन प्रूव दिस वेरी इजीली. इसी साइड प्रूव कर देते हैं. यहां जगह कम है, जैसे इसका प्रूफ होगा वैसे इसका होगा, तो सब लोग जानते ही हैं. तो चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं. बट आपको बच्चों रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है. तो प्रूफ में क्या है कि भाई AT को लिखते हैं A0 और e⁻ KT. तो अगर ये T जो है उसको हम T एवरेज लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो T एवरेज है उसकी जगह लिखना होगा 1/k. फाइन. तो जब 1/k लिखेंगे तो ये जो AT है वो हो जाएगा A0 और e⁻1. भाई T को आप 1/k लिखेंगे तो 1/k और k कैंसिल हो जाना है. तो ये ले दे के हो गया A0/E. ये हो गया A0/E. अब ये पूछा जाए कि भैया ये जो A0/E है ये क्या है. तो अगर A0/E को हम परसेंटेज के टर्म में लिखना चाहें तो जैसे ये है ना कि रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 1t हाफ, तो दैट इज 37%. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो E की जब वैल्यू रिप्लेस करी जाएगी यहां पर, तो ये आएगा A0 और उसके साथ ऑलमोस्ट 0.37 आ जाएगा. AT क्या है? AT इज एक्चुअली एक्टिव मास आफ्टर टाइम t, या विच इज रिमेनिंग. तो इसी को अगर परसेंटेज के टर्म में लिखा जाए कि भाई परसेंटेज के टर्म में परसेंटेज ऑफ AT क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो है AT का जो परसेंटेज है वो 37% है. किसका? A0 का. यानी शुरुआत में हमने जो स्टार्ट किया था A0 से उसका 37% है AT. और ये आएगा कैसे? 1/E करेंगे, सो दिस वुड बी ऑलमोस्ट 0.37 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस बिकम्स 37%. तो यही बात प्रूफ हो गई. तो हमें यही प्रूफ करना था कि कैसे इसको ये 37% लिख दिए. तो बस काम इतना सा है कि ये जो अपना T एवरेज है, ये जो T है उस T को आपको 1/k रिप्लेस कर देना है इन द बेसिक फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टू गेट दिस रिजल्ट. दैट्स इट. हो गया. ओके, नाउ कम टू द 9th कंपैरिजन. सो देयर इज अगेन अ न्यू टर्म इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. एक नया टर्म है यहां पर. नया टर्म ना कहें तो पहले भी शायद हम लोग कर चुके हैं. स्पेसिफिक रेट. स्पेसिफिक रेट. तो रेट की जगह बस एक्टिविटी हो जाता है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी. स्पेसिफिक एक्टिविटी. तो देखें भाई स्पेसिफिक रेट और स्पेसिफिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है. तो स्पेसिफिक रेट क्या हो जाता है, जैसे हम लोग रेट को कैसे लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को.
रेट को लिखते हैं R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर ऑफ 1। तो अगर आप क्या कर दें कि ये जो कंसंट्रेशन है A का, इसको आप 1 अज्यूम करिए, देन व्हाट विल हैपन, यू विल गेट R इज इक्वल टू K। तो एक्चुअली जो रेट कांस्टेंट है वही दरअसल स्पेसिफिक रेट होता है क्या, या ऐसे कह लें कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट इज 1। तो जब इसको आप 1 कर देंगे तो वो K के इक्वल ही हो जाता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, सो व्हाट इज स्पेसिफिक रेट, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1। या कई बार सीधा ऐसे भी लिख देते हैं कि जो स्पेसिफिक रेट है, ये बच्चों जो स्पेसिफिक रेट है, दिस इज नथिंग बट योर रेट कांस्टेंट। ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप एक्टिव मास को 1 यूज करने वाले हैं तो निश्चित ही आप R की वैल्यू K के बराबर पाएंगे। तो या कई बार ऐसे भी लिखा जाता है कि रेट कांस्टेंट ही स्पेसिफिक रेट है। व्हाट इज रेट कांस्टेंट का कोई एक और निकनेम बताइए, तो यू कैन आंसर दैट सर इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड स्पेसिफिक रेट। ओके, अब यहां पर रेट की जगह बस क्या हो गया, स्पेसिफिक एक्टिविटी हो गया। लेकिन यहां स्पेसिफिक एक्टिविटी की डेफिनेशन ही बच्चों एकदम डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, देखो कैसे डिफरेंट है। जैसे एक्टिविटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस dN/dt से, एंड इट्स वैल्यू इज लैम्डा इंटू n। तो अगर पड़ोसी की बात मानी जाए, ये केमिकल रिएक्शन बोले, अरे भाई रेडियो एक्टिव रिएक्शन या रेडियो एक्टिव डिके जैसे हम है वैसे ही तुम हो, तो ठीक है, अगर तुम जैसे हो वैसे ये हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि फिर अगर कोई n को 1 कर दे तो इसका मतलब हो जाएगा कि माइनस dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा। n को 1 कर दे तो कोई ऐसे कह दे कि सर नंबर ऑफ न्यूक्लियर 1 मोल है, तब आप इसको जो एक्टिविटी है उसको स्पेसिफिक एक्टिविटी कह सकते हैं। या सर स्पेसिफिक एक्टिविटी डिके कांस्टेंट के इक्वल होगी यहां पर। तो अगर पड़ोसी की बात माने तो पड़ोसी के हिसाब से हमारी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है फॉर अ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू डिके कांस्टेंट। ठीक, दिस इज इक्वल टू डिके कांस्टेंट। तो ये पूरा थ्योरी जो है वो गलत है। आपको लिखना है और लिखकर इस तरह से क्रॉस कर देना है, ताकि आपको ये गलती से भी इस तरह की गलती एग्जाम में ना हो जाए। यहां पर स्पेसिफिक एक्टिविटी का ये मतलब कतई नहीं है। तो क्या है सर, अगर ये नहीं तो क्या है, देखो क्या है इसका मतलब, सही मतलब क्या है। स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है वो 1 ग्राम रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी को हम स्पेसिफिक एक्टिविटी कहते हैं। व्हाट इज दिस, इट इज एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियो एक्टिव सैंपल। देखो इसका मतलब क्या है। अब जैसे रेडियो एक्टिव सैंपल से यूरेनियम है, तो यूरेनियम के 1 ग्राम में आपको देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्योंकि यहां तो हमें नंबर ऑफ एटम्स ही लिखने हैं जो उसका एक्टिविटी लॉ है। अगर वो रेडियो एक्टिव सैंपल से थोरियम है तो आपको थोरियम के 1 ग्राम में जितने भी यहां पर एटम्स आएंगे उसको लिखना होगा। अगर वो रेडियम है तो रेडियम के 1 ग्राम में जितने भी एटम्स होंगे उसको यहां पर लिखना होगा। तो इसको एक नहीं लिखना है, एक तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको क्या लिखना है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम रेडियो एक्टिव सैंपल। तब जो एक्टिविटी आएगी दैट वुड बी द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सैंपल। करके देख लेते हैं। तो यहां पर जो स्पेसिफिक एक्टिविटी कैसे लिखी जाएगी, तो अगर कोई ऐसे कहे कि माइनस dN/dt दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई, जो भी आप कहना चाहें, इन 1 ग्राम
रेडियो एक्टिव सैंपल। अब वो सैंपल कोई भी एटम हो सकता है। तो अगर ये लैम्डा में आपने इतने एटम से मल्टीप्लाई कर दिया जो उसके 1 ग्राम में है, तब अपना ये जो -dN/dt है, देन यू विल कॉल इट दैट दिस इज योर स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब ये अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटी है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी भी क्या है बच्चों? गलत लिख दिया मैंने। स्पेसिफिक एक्टिविटी भी क्या है कि एक तरह की एक्टिविटी है, लेकिन वो कब की बात है? जब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो? 1 ग्राम रेडियो एक्टिव सैंपल में जितने एटम्स होते हैं, अगर n की वैल्यू उतनी है, देन द एक्टिविटी इज स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो ये मुझे लग रहा है कि आखिरी कंपैरिजन है, नहीं इसके बाद भी कुछ है। चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस साइड भी कर दूंगा, बट दैट इज पार्ट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी ओनली। तो क्वेश्चन लिखते हैं। आप भी क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको बॉक्स टॉक्स बना के ये मेंशन कर लेंगे कि ये रिएक्शन का पार्ट नहीं है, ये इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। ये केमिकल चेंज का नहीं, इंटीग्रेशन का पार्ट है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखो ये भी क्वेश्चन बड़े कॉमन है बच्चों, यू विल फाइंड देम एवरीवेयर। जैसे स्पेसिफिक एक्टिविटी को समझाने के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे कहा गया कि इफ T12 फॉर रेडियम 226 is 1590 years, comma, find specific की स्पेलिंग क्यों गलत हो जा रही है बार बार? फाइंड स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब जैसे बच्चों यहां पर जो अपना रेडियो एक्टिव सैंपल है वो ये रेडियम। अब रेडियम का T12 दे दिया, अब उसकी एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। मैं यहां कैलकुलेट कर दे रहा हूं, जगह खाली है, तो उसका सॉल्यूशन देखो प्यारे बच्चों। तो अब हमें करना क्या है? हमें इसका सॉल्यूशन करने के लिए ये बात फाइंड करने की जरूरत है। हमें पता करना होगा कि n की वैल्यू क्या होगी या नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 1 ग्राम रेडियो एक्टिव सैंपल में। तो इसको तो बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू गेट n। तो रेडियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 226। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि तो इसका मोलर मास 226 ग्राम हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 226 ग्राम रेडियम है हमारे पास, रेडियम का सैंपल है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। क्या पढ़ते हैं हम लोग कि 1 मोल में ये 226 ग्राम क्या हो गया बच्चों? ये मोलर मास हो गया। किसका? रेडियम का। तो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? n0 के इक्वल, एवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो 226 ग्राम रेडियम सैंपल में इतने एटम्स हो गए। तो 1 ग्राम रेडियम सैंपल में कितने होंगे? सो दिस इज जस्ट 6.022 into 10⁻23 which is also Na, Avogadro number, divided by 226। इतने एटम्स होंगे। तो यही है अपना n। तो अब अगर स्पेसिफिक एक्टिविटी चाहिए, अब अगर हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी की दरकार है तो वो हो जाएगी -dN/dt, और इसकी वैल्यू लिखेंगे आप लैम्डा इंटू दिस n। तो व्हाट इज n? Na/226। अब समस्या है सर लैम्डा तो पता नहीं, लैम्डा का क्या करें? लैम्डा ही पता है बच्चों। कैसे पता है? T12 is given which is 1590 years, which is 1590 years। तो अगर T12 पता है तो we can easily get लैम्डा। कैसे? देखो T12 कैसे लिखते हो? 0.693 बाई लैम्डा।
तो लैम्डा क्या लिख दोगे, 0.693 बाई टी हाफ। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल यहां पर आंसर लिख दे रहे हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी वुड बी लैम्डा, लैम्डा इज 0.693 बाई टी हाफ इज 1590 years into n. So what is n? So this is your n, na by 226, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 6.022 इंटू 10 to the power 23 और नीचे 226। तो ये हो गई स्पेसिफिक एक्टिविटी, ये हो गई स्पेसिफिक एक्टिविटी। अच्छा एक चीज और, जैसे रेट का जो यूनिट था दैट वाज व्हाट, जो ए का यूनिट है डिवाइडेड बाय टाइम, तो हम लोग पढ़ते थे कि मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम या मोलर पर यूनिट टाइम। तो dN बाई dt क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम। भाई एक्टिविटी क्या है कि कितने न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम में डिसइंटीग्रेट हुए या कितने एटम्स पर यूनिट टाइम में डिसइंटीग्रेट हुए। तो एक्टिविटी का अगर कोई यूनिट लिखना चाहे, पीछे छूट गया गलती से, यहां पर लिख लेते हैं। अगर हम यूनिट लिखना चाहें एक्टिविटी का, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम। ठीक, तो ये हो गया अपना क्या। अब स्पेसिफिक एक्टिविटी तो एक तरह की एक्टिविटी है, तो इसका यूनिट क्या लिखोगे, इसको यूनिट में ऐसे लिख सकते हैं, एटम्स पर ईयर या न्यूक्लियाई पर ईयर। वाई पर ईयर, ईयर इसलिए क्योंकि आपने जो टी का यूज किया है, यहां पर जो टी का यूज किया है वो टी हाफ आपका बच्चों ईयर्स में है, वो टी हाफ किस में, ईयर्स में है। तो आप यहां भी आंसर में ईयर लिखेंगे, तो आप आंसर में ईयर लिखेंगे। सो इसको सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक एक्टिविटी कितने एटम्स पर ईयर है। मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष में कितने एटम्स का होने वाला है डिसइंटीग्रेशन। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर, दिस वुड बी योर फाइनल आंसर फॉर द स्पेसिफिक एक्टिविटी। ओके, सो दिस वाज द 9th कंपैरिजन। दो और कर लेते हैं, बट वो किसी लायक नहीं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको भी। दो स्टेटमेंट और कर लेते हैं कंपेयर दोनों में। अब 10th में आपको याद होगा कि अगर ये पूछा जाए कि AT की वैल्यू बताइए आफ्टर n t हाफ, या n हाफ लाइफ्स, n हाफ लाइफ्स, तो हाफ लाइफ को ही हाफ लाइफ पीरियड हो जाता है आपका टी हाफ। तो अगर पूछा गया कि से व्हाट इज 80 आफ्टर 10 टी हाफ और 5 टी हाफ, तो उसका मैंने एक पूरा आपको चार्ट बताया था, अगर आपको याद होगा। एनीवे, उसका एक जनरल फॉर्मूला भी था, एंड दैट जनरल फॉर्मूला इज 80 इज इक्वल टू A नॉट डिवाइडेड बाई 2 to the power n। अगर हम n हाफ लाइफ्स के बाद चाहते हैं कि हमारे पास कितना 80 रिमेनिंग है या कितना रिएक्टेंट रिमेनिंग है, सो दैट वैल्यू इज A नॉट डिवाइडेड बाई 2 to the power n। अब सिमिलरली यहां भी वही काम हो सकता है, कोई पूछे n की वैल्यू बताइए आफ्टर n हाफ लाइफ्स, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 2 to the power n, 2 to the power n। तो एग्जैक्टली सेम है बच्चों, n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 2 to the power n। और एक बात और भी आपको याद होगी कि हम लोग देखे थे कि जो फुल लाइफ पीरियड होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, टी हाफ के टर्म्स में अगर देखें तो लगभग 10 टी हाफ अज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, यहां पर जो फुल लाइफ है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो जो टी फुल लिखते हैं उसको अज्यूम कर लेते हैं लगभग
10t½ ऐसा क्यों कर लेते हैं? ऐसा इसलिए कर लेते हैं, ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आफ्टर 10t½ ये जो 80 है वो 80 हमारे पास आता है 0.01 ऑफ A0। अगर आप 10 यहां रख देते हैं तो ये 1000 हो जाएगा, सॉरी, तो 1000 हो जाएगा, तो 0.001 हो जाएगा, गड़बड़ हो गया ये, 0.001 A0। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर आप n को 10 रखते हैं तो 80 वुड बी A0 डिवाइडेड बाई 1024, तो लगभग ये 0.001 A0 हो जाता है। तो यहां पर जो ऑलमोस्ट लिखना चाहिए, तो जो T फुल है ऐसा मान के चलते हैं कि ठीक है भाई 10t½ हो गया, रिएक्शन अब समाप्त करो। बट ये अप्रोक्सीमेशन हम यहां पर यूज नहीं करते, करने को कर सकते हैं बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस, चूंकि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव मामला है, तो यहां पर फुल लाइफ को हम लोग 10t½ जनरली नहीं लिखते हैं। तो ये चीज केमिकल रिएक्शन में तो यूज कर लेते हैं कि रिएक्शन चलो समाप्त होगी, खत्म करो, लेकिन रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन चूंकि ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी अगर प्रेजेंट है तो इट कैन कॉज अ ग्रेट डैमेज, तो हम लोग यहां पर इसको यूज नहीं करते हैं बच्चों, T फुल को 10t½ नहीं लिखते हैं। बट अगर कभी क्वेश्चन में दिया हो कि यू कैन कंसीडर दैट फुल लाइफ इज 10t½ तो आप अज्यूम कर सकते हैं। बच्चों ये जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है ये बहुत लंबा चलता है, करोड़ों साल चलता है, हाँ, लाखों मिलियंस ऑफ ईयर चलता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, इसलिए हम उसको 10t½ की बात नहीं करते। जैसे अभी हम लोग पढ़े थोड़ी देर पहले कि अपना जो रेडियम है उसका जो हाफ लाइफ था दैट वाज 1590 ईयर्स, है ना, 1590 साल है। लेकिन आप जरा सोचें, अभी लिखना नहीं है कुछ, आप सोचिए कि कोई यूरेनियम का माइन है ना, से देयर इज अ ज्योग्राफिकल एरिया वेयर यूरेनियम इज फाउंड, तो यूरेनियम इज व्हाट? यूरेनियम जो होता है वो बच्चों एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो अगर हम ऐसा मानकर चलें कि या चलिए रेडियम ही कहीं मिल जाए हमें, जैसे रेडियम की बात करें तो रेडियम तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, तो रेडियम की हाफ लाइफ से कुछ भी XYZ से अभी जो बात की वही अगर अज्यूम करें तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर रेडियम आज की डेट में मिलना ही नहीं चाहिए, या यूरेनियम हमें मिलना ही नहीं चाहिए। अगर हम यूरेनियम का फुल लाइफ मान लें, भाई यूरेनियम क्या होगा, रेडियो एक्टिव है, तो इसका तो नेचुरल डिसइंटीग्रेशन होते रहता है, इसका तो नेचुरल डिसइंटीग्रेशन होते ही रहता है। तो अगर इसका जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा उसका नेचुरल डिसइंटीग्रेशन होता होगा और उसकी लाइफ कुछ भी एक मान लें, से हमने कहा 2000 ईयर या वट एवर जो भी होती हो, तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर 2000 ईयर मानी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 20,000 वर्ष हो गया। तो इस पृथ्वी को तो बहुत समय काफी हो गया ना, तो अगर 20,000 वर्ष ही इसका फुल लाइफ माना जाता तो यूरेनियम तो मिलता ही नहीं बच्चों, खत्म ही हो जाता। तो हम लोग रेडियो एक्टिव डिके में, वैसे इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, यह है एकदम सही, बट यहां पर इस चीज का यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहां पर मामला थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है। केमिकल रिएक्शन एक अलग किस्म की बात है, वो तो लैब में करनी है, अब कहां तक करें वो नेचुरली तो देखते नहीं है। केमिकल रिएक्शन लैब में परफॉर्म की, अब ठीक है भाई इसका t½ मान लीजिए आ गया आधा घंटा, तो ठीक है, अब 10 इंटू आधा घंटा मतलब 5 घंटे में जो भी हो जाए उसको मान के चलो और दी एंड करो। अभी ऐसा तो है नहीं, इसमें तो t½ होता नहीं आधा घंटा। तो जो नेचुरल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, नॉट थाउजेंड्स। तो यहां पर हम लोग जो फुल लाइफ है या कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन का टाइम है उसको 10t½ जनरली अज्यूम नहीं करते हैं, जनरली अज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन में जैसा दिया जाएगा वैसा देखा जाएगा। तो जनरली नॉट यूज किसका, 10t½ को फुल लाइफ, ऐसा यूज हम लोग नहीं करते हैं, फुल लाइफ। ओके, तो ये तो बच्चों क्या हुआ, बेसिक
कंपैरिजन आज हमने किया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी केमिकल रिएक्शंस और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में क्या समानताएं हैं, और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में जो नॉमेनक्लेचर है, जो उनके नेम्स हैं, मतलब प्रॉपर्टीज के नेम बस बदल जा रहे हैं और बाद बाकी बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है। सो दिस फर्स्ट लेक्चर इज फिनिश्ड। इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखी। अब हम लोग आगे 1-2 लेक्चर और करेंगे, देन उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे डिसइंटीग्रेशन को। सो दैट्स इट फॉर टुडे।